हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका आज पेपर हुआ है मैथ स्टैंडर्ड टर्म 1 क्लास 10th। तो क्लास 10th का टर्म 1 स्टैंडर्ड मैथ का पेपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि इसके आंसर आपको किस तरह से सॉल्व करने थे और उसके करेक्ट आंसर्स आपको क्या ऑप्शन चूज़ करने थे। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इफ़ HCF ऑफ 39 एंड 91 इज 13, तो आपको HCF गिवन है, दो नंबर्स का HCF गिवन है विच इज 13 और नंबर्स जो हैं नंबर्स वो दिए हैं आपको 39 एंड 91। आपको बताना है कि इन दोनों नंबर्स का LCM क्या होगा। तो इन दोनों नंबर्स का LCM हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ये आपका चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आ रखा है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स 39 इंटू 91 विल बी इक्वल्स टू HCF जो आपको ऑलरेडी गिवन है 13 और LCM जो आपको फाइंड आउट करना है। सो LCM अब ये 13 चले जाएगा डिवीजन में, 13 7s और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका LCM आपका आ रहा है 273। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है आंसर इज बी। आंसर बी इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एक नंबर दिया है 4.57 बार। 4.57 बार ये एक नंबर दिया है और आपसे पूछा है कि ये क्या है। तो जब भी आपके पास बार वाला क्वेश्चन आएगा, बार वाला कोई भी नंबर ऐसा दिया है जिसके ऊपर बार है, तो आपको याद रखना है कि ये हमेशा कैसा नंबर होगा? एक रैशनल नंबर होगा। किस तरह का नंबर होगा? रैशनल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, रैशनल नंबर। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो नंबर होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा है द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। आपके पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 और आपसे पूछा है इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट व्हाट कोऑर्डिनेट्स। आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और कहा है कि इनमें से अगर ये जो लाइन है वो y एक्सिस को कौन से कोऑर्डिनेट पे कट करेगी। तो आपको क्या करना है? आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई लाइन y एक्सिस को कट करेगी तो उसके लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो x की वैल्यू क्या कर देंगे? 0 रख देंगे आप। पुट x इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि देखिए अगर कोई भी लाइन y एक्सिस को कट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, y होंगे। मतलब वहाँ पे x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। तो आपको इस इक्वेशन में भी x की वैल्यू क्या रख देनी है? 0। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये तो पूरा 0 हो गया आपका। माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 9/-3 विच इज़ -3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आंसर इज ए। आंसर ए 0, -3। ये आपका सही करेक्ट ऑप्शन है इसका।
अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स P 5,0 एंड Q -1,0 इज। आपसे कहा है कि एक पॉइंट है कोई, मान लिया वो पॉइंट है A और ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका एक्स का कुछ वैल्यू होगा और वाई कोऑर्डिनेट उसका हो जाएगा 0। कहा है कि ये ए जो पॉइंट है इट इज़ एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वी डिस्टेंस। दो गिवन पॉइंट है जिससे ये इक्वी डिस्टेंस पे है। कौन कौन से हैं पॉइंट? P एंड Q। और आपको ऑलरेडी P और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। P का कोऑर्डिनेट दिया है आपको 5,0 और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1,0। आपसे कहा है कि ये जो x है ये इक्वल डिस्टेंस पे है P और Q से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका ये क्वेश्चन है और सॉल्व होगा ये डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो क्योंकि A जो है A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? PA विल बी इक्वल्स टू QA। PA और QA की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। PA की जितनी डिस्टेंस PA की है उतनी ही QA की हो जाएगी। तो अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता होगा। ये हो जाएगा √x - 5 का स्क्वायर और प्लस 0 y के दोनों में कोऑर्डिनेट्स, यहाँ भी 0 है और 0 है तो 0 - 0 का स्क्वायर। इधर QA की वैल्यू निकालते हैं तो इट विल बी x -1, तो ये x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 0 - 0 का स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब √ ये और ये नेग्लिजिबल है, इनकी तो वैल्यू कुछ होती नहीं है तो इसको मैं हटा सकती हूँ। तो x - 5 का यहाँ बचा x - 5 का स्क्वायर और यहाँ आपके पास आया है x + 1 का होल स्क्वायर। जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से रूट और यहाँ से रूट हट जाएगा। तो x - 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a² + b² - 2ab और x + 1 पे भी आप फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। अब देखिए, अब यहाँ से x² और x² हो गया कैंसिल। x वाली टर्म को एक साइड ले आते हैं तो -10x - 2x और नंबर जो कांस्टेंट है आपके उनको एक साइड ले जा लीजिए। 25 उधर जाके माइनस का, तो -12x विल बी -24। तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x वो हो जाएगा -24 अपॉन -12। सो x की जो करेक्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 2। तो आपसे यही पूछा है कि x की किस वैल्यू के लिए ये जो A पॉइंट है दैट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। तो x की कौन सी वैल्यू के लिए? 2 के लिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर नंबर 4। आंसर है इसका 2,0। 2,0 कैसे? x की वैल्यू आ गई 2 और y, क्योंकि x एक्सिस पे वो पॉइंट है तो x एक्सिस पे पॉइंट होने की वजह से y कोऑर्डिनेट उसका ऑलरेडी 0 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ओके ठीक है, सिमिलैरिटी वाला जो ट्राइंगल वाला जो चैप्टर है, सिमिलर ट्राइंगल वाला, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन आया है। कहा है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये दोनों ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर दे रखा है ऑलरेडी और इसमें से एंगल A का वैल्यू दिया है 31 डिग्रीज और BC का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन यहाँ से एंगल R का वैल्यू दिया है आपको। एंगल R का वैल्यू कितना दिया है? 69 डिग्रीज। 69 डिग्रीज। आपसे पूछा है कि एंगल Q कितना होगा? एंगल Q। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपको दो ट्राइंगल सिमिलर दिए होंगे तो उनके सारे एंगल्स जो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो इक्वल हो जाते हैं। तो अगर ABC PQR के सिमिलर है दैट मीन्स एंगल A वुड बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B वुड बी इक्वल टू एंगल Q
और एंगल सी वुड बी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ए अगर आपका 31 है तो एंगल पी भी कितना हो जाएगा 31 डिग्रीज। अब देखिए आर आपका 39 है, सॉरी 69 है, तो एंगल सी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 69 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आर गिवन है और सी मतलब आर गिवन है और पी गिवन है, एंगल आर और एंगल पी आपको दोनों पता है। तो इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में आप इजीली क्यू का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि जितना ए था उतना ही पी है, तो पी का वैल्यू आ गया 31, और जितना आर है उतना ही सी है। ऑल्दो आपको सी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता था कि किसी क्वेश्चन में आपको बी की वैल्यू पूछ दी गई हो, तो अगर बी की वैल्यू पूछ दी गई हो तो आपको सी का वैल्यू पता होना चाहिए कि वो आर के बराबर है। चलिए, इस क्वेश्चन में पी आपको पता है और आर आपको पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R विल बी 180, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो 31 प्लस एंगल Q प्लस R का वैल्यू है 69, जैसे आप इसको सॉल्व करते हो ये 100 आ रहा है, सो एंगल Q विल बी 180 माइनस 100 एंड दैट्स 80 डिग्रीज। तो Q का वैल्यू आपका कितना आ गया, Q का वैल्यू कितना आ गया 80 डिग्रीज। तो एंगल Q या फिर अगर B पूछा होता तो एंगल B आपका कितना आ जाता 80 डिग्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट्स ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, और आपको cos थीटा का वैल्यू गिवन है। फाइंड करना है आपको, फाइंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर आपको थीटा की वैल्यू, एंगल का वैल्यू पता होता तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से उसका वैल्यू रखते और आंसर आ जाता, लेकिन हमें थीटा का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमें कॉस थीटा का वैल्यू पता है। तो यहाँ से हम लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2 कितना होता है 60 डिग्रीज। अब ये सोचिए कि कॉस का वैल्यू √3/2 कहाँ पे होता है 60 पे होता है, तो एंगल कितना आ गया आपका 60 डिग्रीज आ गया। एंगल पता चल गया। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे करेंगे वैल्यू फाइंड आउट? कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 60 होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 60। ठीक है, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। तो कॉसेक स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 होता है। साइन 60 का मीन्स कॉसेक 60 का जो वैल्यू होता है 2/√3, तो उसका स्क्वायर माइनस सेक 60 का वैल्यू कितना होता है आपका? सेक 60 का वैल्यू आपका होता है जो कॉस 60 का होता है उसका रेसिप्रोकल, तो मतलब 2 का स्क्वायर। ऐसे ही 2/√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 माइनस 4 होल अपॉन 4/3 प्लस 4। एलसीएम ले लेंगे
एलसीएम आ रहा है 3, 4 माइनस 12 होल अपॉन 4 प्लस 12 अपॉन 3। तो ये तो हो गया आपका कैंसिल। यहाँ पे वैल्यू आई -8 अपॉन 16, -8 अपॉन 16, और इसका वैल्यू कितना आता है आपका -1 अपॉन 2। थ्री अपॉन 2 30। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें आपको कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 2, और वैल्यू आपको जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इसके लिए आपको एंगल पता होना चाहिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपको एंगल का वैल्यू पता होगा, थीटा का वैल्यू पता होगा, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे? जो आपको गिवन है वहाँ से फाइंड करेंगे। तो देखिए, कॉस थीटा का वैल्यू दिया था √3 अपॉन 2। यहाँ से मैं थीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगी तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स √3 अपॉन 2। कॉस इनवर्स √3 अपॉन 2 का क्या मतलब हुआ? थीटा का वैल्यू आ गया आपका 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज कैसे? कॉस इनवर्स √3 अपॉन 2 का मतलब सीधा सीधा आप ऐसे समझिए कि कॉस का वैल्यू √3 अपॉन 2 कहाँ पे? तो वो 30 डिग्रीज पे होता है। तो अब आपको एंगल पता चल गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉसेक स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 30 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस सेक स्क्वायर 30। ठीक है। अगर आपको कॉसेक और सेक का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में याद नहीं है वैल्यू तो कोई बात नहीं, आपको साइन कॉस का याद होगा, उसका रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक 30 कितना होगा? साइन 30 का रेसिप्रोकल। साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 का स्क्वायर माइनस सेक 30 होगा कॉस 30 का रेसिप्रोकल। कॉस 30 कितना? √3 अपॉन 2। तो सेक 30 कितना? 2 अपॉन √3, उसका रेसिप्रोकल। इसका स्क्वायर हो जाएगा होल अपॉन कॉसेक स्क्वायर 30 2 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन √3 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू तो वही होंगी, बस बीच में प्लस आ गया आपका। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर विल बी 4 माइनस 4 अपॉन 3 होल अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन 3। सॉल्व कीजिए, ऊपर एलसीएम आ गया 3 4 जार 12 माइनस 4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 12 प्लस 4। 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, 8 अपॉन 16 एंड योर आंसर विल बी 1/8।
2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको दिया है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, ये क्वेश्चन आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर से आ गया है। क्वेश्चन है कि एरिया स्वेप्ट बाय अ 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बल्कि, द एरिया स्वेप्ट बाय 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 10 मिनट्स। अगर आप एक वॉल क्लॉक में मिनट हैंड को देखेंगे, मिनट हैंड को, तो ये 12 से लेके और दोबारा 12 तक आने में पूरा 360 डिग्री का एंगल कवर करती है, वन कंप्लीट एंगल। तो आपको बताना है कि 10 मिनट्स में ये कितना एरिया स्वेप करेगी, मतलब ये कितना एरिया कवर करेगी। तो ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है इसमें, ये वाला एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए अब आप देखिए, ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड है। तो जो 7 सेंटीमीटर है वो इस सर्कल के लिए किस चीज़ का काम करेगा, रेडियस का। तो रेडियस तो आपको सीधे सीधे पता चल गई, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या नहीं पता, हमें एंगल नहीं पता है कि ये कितना एंगल बन रहा है जब ये 12 से लेके 10 तक कवर कर रही है, मतलब 10 मिनट्स कवर कर रही है। तो उसके लिए हमें एंगल निकालना पड़ेगा। अब मुझे कंप्लीट एंगल पता है, एंगल फॉर्म्ड इन 60 मिनट्स, जब ये 12 से लेके दोबारा 12 तक आ रही है इन 60 मिनट्स। सो 60 मिनट्स में कितना एंगल कवर कर रही है, 360। कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो 1 मिनट में कितना एंगल फॉर्म करेगा, एंगल फॉर्म्ड इन 1 मिनट, एंगल फॉर्म्ड इन 1 मिनट विल बी, यूनिटरी मेथड सबको आता है, 360 अपॉन 60 एंड दैट विल बी 6 डिग्रीज। लेकिन ये 1 मिनट का एंगल फॉर्म हुआ है। अब एंगल फॉर्म्ड इन 10 मिनट्स, तो 10 मिनट में कितना एंगल फॉर्म होगा, इन 10 मिनट्स, so it will be 6 into 10 and that's 60 degrees। अब मुझे सब पता चल गया, मुझे रेडियस भी पता है और मुझे थीटा भी पता है विच इज़ 60 डिग्रीज। तो ये बन रहा है आपका सेक्टर। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया स्वेप्ट इन 10 मिनट्स। क्या होगा फॉर्मूला, विल बी एरिया ऑफ सेक्टर विच इज़ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, सो थीटा 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर, रेडियस आपने 7 लेनी है, ये हो जाएगा कैंसिल, ये 6, ये 3, ये 11, आंसर आया 77 अपॉन 3। 77 अपॉन 3 तो आंसर ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इट विल बी 25 होल 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी, करेक्ट आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है डी। चलिए अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रोबेबिलिटी पूछी है, अगर 2 फेयर कॉइन्स हैं, फेयर कॉइन्स मतलब जिसमें हेड भी है और टेल भी है, उनको एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस किया गया है, तो आपसे पूछा है कि 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 2 हेड, 2 हेड्स,
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो पहले तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, तो हमें पता है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है, लेकिन पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि टोटल आउटकम्स क्या क्या हैं इसमें। तो टोटल आउटकम्स, जब भी आप 2 कॉइन को टॉस करते हैं, टोटल आउटकम्स कौन कौन से होते हैं? या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, या ऐसे हो सकता है कि पहले में हेड और दूसरे में टेल आ जाए, या प्रोबेबिलिटी ये भी है कि पहले में टेल आए लेकिन दूसरे में हेड आए, और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कॉइन्स में आपका टेल आ जाए। तो ये 4 टोटल आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं दोनों कॉइन्स में हेड टेल आने की, है ना। तो आपसे फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो गए 4। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स विल बी 4 एंड फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके 1। कौन सा? हेड वाला, क्योंकि आपसे कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो 2 हेड्स तो भाई इसी में आता है सिर्फ। सो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, सबसे इजी क्वेश्चन ये है 1/4, 1/4 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर बी 1/4। वैसे भी प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का आई गेस सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी टॉपिक है, और इसमें इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है बी 1/4। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF एज 12। अब HCF 12 होने का मतलब है कि दोनों नंबर्स का एक कॉमन फैक्टर होगा 12। तो कॉमन HCF अगर आपको 12 दिया है, HCF आपको दिया है 12, तो इसका मतलब है कि जो नंबर होगा वो 12 का कुछ मल्टीपल होंगे, दोनों जो नंबर होंगे वो 12 के मल्टीपल होंगे। तो नंबर्स विल बी, numbers, let numbers be, let numbers be क्या हो जाएंगे? 12x and 12y, क्योंकि वो 12 के ही कोई मल्टीपल होंगे। अगर मैं कह रही हूँ कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 25 and 50 बोथ, तो दैट मीन्स ये जो दोनों नंबर्स हैं ये 5 के मल्टीपल होंगे। तो उसी तरीके से अगर 12 HCF दिया है तो दोनों नंबर्स जो होंगे ये इसके 12 के कुछ मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट इज गिवन, प्रोडक्ट। अच्छा हाँ, एक दूसरी चीज़ कि अगर दोनों नंबर्स आपने x और y, 12x और 12y लिए हैं, तो यहाँ पे x और y को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम मतलब 12 एक कॉमन फैक्टर हो गया उनका, और दोनों x और y जो होंगे वो को प्राइम नंबर होंगे। तो x एंड y आर वेयर x एंड y आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब उनका 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एक 12 है और उसके अलावा 1, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं कि इनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इज गिवन एज 6336। तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। 6336, 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर 144। आई होप आपको स्क्वायर्स याद होंगे। एक्स और वाई, एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना होगा? 6336 अपॉन 144। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो, सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। 12 9 8 44। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 44। इसका प्रोडक्ट आ गया आपका 44। तो अब मुझे देखना है कि x इंटू वाई 44 आ रहा है। कौन कौन से, मतलब 44 को आप कैसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिख सकते हो? तो 44 को आप 3 तरह से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि 1 इंटू 44 लिख दो। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लिख दो 2 इंटू 22।
और तीसरा तरीका ये है कि आप इसको लिख दो 4 × 11। तो इसमें से कौन से पेयर हम लोग ले सकते हैं? देखिए इन 3 तरीके से आप x और y को लिख सकते हैं, 1 × 44, 2 × 22 और 4 × 11। लेकिन ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कंसीडर? क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला है कि ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास 2 चॉइसेस बची, 1 × 44 एंड 4 × 11। तो इन दोनों तरीक़ों से आप प्रोडक्ट को शो कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका जो करेक्ट आंसर है 9th क्वेश्चन का, वो है आपका ऑप्शन ए। आंसर इज ऑप्शन ए। कितने पॉसिबल वे हैं? 2 पॉसिबल वे हैं, 1 × 44 और 4 × 11। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? कहा है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस y = 2 एंड y = -3, y = 2 एंड y = -3, ये 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस है। और आपसे पूछा है कि कितने सोल्यूशन होंगे इसके। लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आया आपका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। क्वेश्चन ये है कि ये y = 2 और y = -3 के कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो आप इसको ग्राफ में देखिए, ग्राफ में जैसे ही प्लॉट करके देखेंगे तो y = 2, y का वैल्यू 2 कहाँ पे होगा? y का वैल्यू 2 पॉजिटिव होता है ऊपर की तरफ, तो y = 1 एंड y = 2। तो जो इसका ग्राफ आएगा वो इस लाइन, मतलब y = 2 की जो लाइन आएगी, जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो y = 2 इस तरह से हम लोग शो करेंगे। y = -3 तो -1 -2 -3, तो y = -3 आप ऐसे दिखा सकते हैं। अब मुझे बताइए कि ये 2 इक्वेशंस क्या कहीं पे मीट करेंगी? ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जब पैरेलल लाइन आपके ग्राफ में बनती है तो आंसर आता है, सोल्यूशन आता है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन ऑप्शन में आपको दे रखा है डी, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, नो सोल्यूशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक फिगर गिवन है, इस तरह का एक ट्रायंगल गिवन है ABC, और कहा है कि दिस PQ इज पैरेलल टू AB। यस, PQ इज पैरेलल टू AB। इसका वैल्यू दिया है x + 3, दिस इज x, this is 3x + 19 and this is 3x + 4, राइट। अब आपसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही पूछा होगा? हाँ बिल्कुल यही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या लगाएंगे? BPT लगाएंगे। क्यों लगाएंगे BPT? क्योंकि BPT में ही आपको कहा है कि अगर किसी ट्राइंगल में आपने एक लाइन ड्रॉ करी है विच इज़ पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, देन दिस लाइन इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन इक्वल रेशियोज। मतलब अगर ये पैरेलल है तो ये रेशियो जो होगा इनका इक्वल होगा, दोनों साइड जो कट हो रही हैं। तो बाय BPT, अगर आप BPT इस पे लगाएंगे तो CP अपॉन AP, दिस CP अपॉन AP विल बी इक्वल्स टू CQ अपॉन BQ, सो CQ अपॉन BQ, करेक्ट। अच्छा, वैल्यू रख देते हैं इनकी और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 3 अपॉन AP का वैल्यू इज 3x + 19, CQ का वैल्यू इज x अपॉन BQ का वैल्यू इज 3x + 4। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3x² + 4x + 9x + 12 इज इक्वल्स टू, अब x मल्टीप्लाई करेगा इधर तो इट विल बी 3x² + 19x। ओके, सो दिस 3x² एंड दिस 3x² कैन बी कैंसल्ड आउट। ये हो गया आपका 13x, 19x इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का 19x, 12 को उधर लेके चले जाइए तो माइनस का 12,
ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 12 कैंसिल आउट, x का वैल्यू इज 12/6, तो x का वैल्यू इज 2। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा x का वैल्यू। इस क्वेश्चन के लिए आंसर है आपका A, आंसर है आपका A, जहाँ पे वैल्यू दिया है 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बीपीटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपका ये, और यहाँ पे आपने इजीली x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कहा है कि साइन एल्फा का वैल्यू √3/2 है, साइन एल्फा इज इक्वल्स टू √3/2, और इसके अलावा आपको tan बीटा का वैल्यू दिया है विच इज tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। आपसे पूछा है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ cos एल्फा माइनस बीटा। अगेन cos एल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो एज सिंपल एज दैट, देखो आपको साइन एल्फा का वैल्यू दिया है √3/2, तो यहाँ से आप एल्फा फाइंड आउट कर लेंगे, और tan बीटा का वैल्यू दिया है 1/√3, तो बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। ट्राई करते हैं। तो साइन एल्फा है √3/2, सोल्यूशन एल्फा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, अब साइन का वैल्यू √3/2 कहाँ पे होता है? साइन का वैल्यू √3/2 होता है 60 पे, तो एल्फा कितना आ गया आपका 60 डिग्री। इसी तरीके से बीटा विल बी tan इनवर्स 1/√3। अब ये देखिए कि 1/√3 tan का वैल्यू कहाँ पे आता है? तो 1/√3 tan का वैल्यू आता है 30 पे, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका 30। एल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया, cos एल्फा माइनस बीटा, बहुत ही सिंपल है। cos एल्फा का वैल्यू रख देंगे 60 माइनस बीटा का वैल्यू रख देंगे 30, एंड द आंसर विल बी cos 30। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करी है तो वहाँ पे cos 30 का वैल्यू कितना होता है? दिस इज √3/2, √3/2। क्या आपके ऑप्शन में √3/2? यस, द फर्स्ट ऑप्शन इज √3/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A, विच इज √3/2। ऑल राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? यह है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगेन। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो जब आप एक डाई थ्रो करेंगे तो पहले तो टोटल आउटकम्स आपको पता होंगे कि टोटल आउटकम्स क्या क्या आएंगे। टोटल आउटकम्स विल बी 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आउटकम्स है। और फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं आपके? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स आपको चाहिए कॉम्पोजिट, तो मुझे बताइए 1 नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 कॉम्पोजिट, 5 प्राइम अगैन, एंड 6 कॉम्पोजिट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट नंबर क्या हो जाएगी? कॉम्पोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6 विच इज़ 1/3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें A 1/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे एक फ्रैक्शन गिवन है विच इज़ 3177 अपॉन 250। पूछा है कि ये किस तरह का इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो कितने नंबर्स के बाद कितने पॉइंट, सॉरी, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। तो टर्मिनेट चैप्टर नंबर
इसमें पहुंच जाइए आप फर्स्ट वाले पे, रियल नंबर्स पे। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर देख के बता देते हैं कि कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करने लगेगा। अब कैसे पता चलेगा, 250 है डिनोमिनेटर में, सबसे पहले तो 250 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन 125, 5, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करे, ठीक है, तो 250 को कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 1 इंटू 5 to the power 3। अब इसमें इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करने लग जाना है, आपको देखना है कि जो डिनोमिनेटर में 2 और 5 है उसमें से हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है आपका 3। तो जितना उसका हाईएस्ट पावर है उतने ही प्लेसेस के बाद, डेसिमल के बाद उतने ही प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट करने लग जाएगा। मतलब ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेट करेगा हाईएस्ट पावर ऑफ ईदर 2 और 5, दोनों में से जिसका भी पावर ज़्यादा होगा उतने प्लेसेस के बाद। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 3, एंड 3 इसका आंसर है, 3 इज सी वाले में कहा है आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया आपका सी। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा है कि 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दी हैं, ठीक है। दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देख लेते हैं। इट इज़ 3x + 2y = 7, और दूसरी जो गिवन है आपको 4x + 8y - 11 = 0, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना था, पता करना है कि जब आप इन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाओगे, 2 स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो आपको बताना है कि क्या वो परपेंडिकुलर होंगी, क्या वो पैरेलल होंगी, क्या वो इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो उसके लिए हमें क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है, रेशियो वाला फॉर्मूला। रेशियो वाला फॉर्मूला क्या है, अच्छा इस वाली को मैं थोड़ा सा दोनों को मतलब एक ही फॉर्म में लिख देती हूँ, या तो जो कांस्टेंट नंबर है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड हो। तो चलिए मैं सेकंड वाली को चेंज करके, इस सेकंड वाली को चेंज करके मैं लिख देती हूँ 4x + 8y = 11। सेकेंड वाली को मैंने लिख दिया 4x + 8y = 11, 11 को उधर लेके चले गए। अब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 आप फाइंड आउट कर लीजिए, मतलब देख लीजिए इसमें से a1/a2 क्या है। a1 का वैल्यू है 3/b, a2 का वैल्यू है 4, b1 का वैल्यू है 2/8, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और c1 का वैल्यू है 7 और c2 का वैल्यू है 11। तो जब आपने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड आउट किया तो आपको पता चला कि a1/a2 b1/b2 के नॉट इक्वल है, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये कौन सी कंडीशन में होता है, ये होता है यूनिक सोल्यूशन। कैसा, यूनिक सोल्यूशन। जब आपका सोल्यूशन यूनिक हो उस टाइम पे आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आता है। अब आपका सोल्यूशन हो गया यूनिक, तो आपको पता होना चाहिए कि जब सोल्यूशन यूनिक होता है तो उस टाइम पे जो ग्राफ में लाइंस बनती हैं वो लाइंस कैसी बनती हैं, इंटरसेक्टिंग। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक पॉइंट पे वो कट करेंगे एक दूसरे को। तो जो लाइन बनेंगी वो कैसी बनेंगी, किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे एक दूसरे को। आंसर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस इसमें कौन सा ऑप्शन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस इसमें ऑप्शन है आपका यस सी। सो आंसर हो गया आपका सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में कहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। मान लिया इसका नाम ABC है, ABC ही रखते हैं हम लोग नाम, और इसमें एक परपेंडिकुलर है, मान लिया D। तो कहा है कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स जो हैं वो P है, P, सारी साइड्स जो हैं वो P हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या इसके परपेंडिकुलर की या इसके ऑल्टीट्यूड की जो लेंथ होगी, ऑल्टीट्यूड की लेंथ वो कितनी होगी। तो ये AD इसका ऑल्टीट्यूड है और उसकी लेंथ हमें पता करनी है। तो आपको पता होगा कि जब कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो उसमें जब भी आप एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो वो उस साइड को इक्वली डिवाइड करता है, मतलब वो ऑल्टीट्यूड जो है वो मीडियन का भी काम करता है। तो ये हो जाएगा P/2 और ये भी हो जाएगा P/2। अब देखिए मुझे AD फाइंड आउट करना है, तो किसी भी एक ट्राइंगल को कंसीडर कर लीजिए और इसमें पाइथागोरस लगा लीजिए, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल पे कोई भी साइड निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है, विच इज़ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर हो जाएगा आपका AD² प्लस CD², है ना। जैसे ही आप AC² की जगह P² रखेंगे, AD² तो हमें पता नहीं है, निकालना है, और CD² हमको पता है P/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया P², इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। तो ये हो जाएगा प्लस P²/4, यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा P²/4। लेफ्ट हैंड साइड लेके आके सॉल्व कर लेंगे। P²/4 इज इक्वल्स टू AD²। आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम लेना सबको आता है, तो ये आ गया 4P² माइनस P² इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4P² माइनस P² कितना, इट इज़ 3P²/4 इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, ठीक है। हमें AD का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो AD चाहिए। तो अंडर रूट, दोनों तो साइड अंडर रूट करेंगे, उधर से स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा 3P²/4। 3 का रूट तो √3 होता है, P² का रूट इज़ P, 4 का रूट इज़ 2। तो AD का जो वैल्यू आया आपके पास वो आया √3P/2, √3P/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A। जो इसका आंसर है वो है आंसर नंबर A, ऑप्शन नंबर A, √3/2P। यस, सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बोर्ड कौन मिटाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका है वो है, ऑल राइट, साइन थीटा का वैल्यू दिया है आपको इसमें, फिर से ट्रिग्नोमेट्री, द नाइटमेयर, साइन थीटा का वैल्यू दिया है p/q, ठीक है। और आपको बताना है कि टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा, टेन थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो टेन थीटा का वैल्यू हमें चाहिए। ओके, तो मुझे पता है कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपका जो साइन होता है वो होता है, अगर B पे हमारा 90 है और ये हमारा थीटा है, तो साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मतलब आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितना दिया है, P/Q। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर बोलोगे तो आप एक कॉमन रेशियो लोगे, मान लिया K है वो कॉमन रेशियो, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा PK और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका QK। ये हो गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेन थीटा, और टेन थीटा जो होता है ना, ये होता है बेस अपॉन, सॉरी, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
हो गया था अभी गड़बड़, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन उसके लिए मुझे बेस तो निकालना पड़ेगा। बेस कैसे निकलेगा? दोबारा से वही पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? बेस इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है? क्यू के का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर। पी क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? स्मॉल पी के का स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर के स्क्वायर, क्यू स्क्वायर के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा आपका के स्क्वायर। रूट से बाहर के बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया आपका अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और रूट से बाहर आ जाएगा के। तो ये किसका वैल्यू आया? ये तो आपका बेस आया है, लेकिन आपको बेस नहीं चाहिए, आपको बेस नहीं चाहिए, आपको तो टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है? पी अपॉन बी। तो उसके लिए जो बेस आपको चाहिए था वो आपने फाइंड आउट कर लिया। उसके लिए जो बेस आपको चाहिए था वो आपने फाइंड आउट कर लिया। तो इससे आपको टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। अब देखिए टेन थीटा पी कितना था आपका? पी के, और बी बेस कितना आया आपका? अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के से के कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया P अपॉन अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये आपका सही आंसर है, P अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है ट्रायंगल्स चैप्टर से है। इसमें कहा है कि एक वर्टिकल पोल है, एक वर्टिकल पोल है जो कि दिन के किसी टाइम पे, मान लिया ए बी पोल है, और ये दिन के एक टाइम पे एक शेडो कास्ट कर रहा है। तो वर्टिकल पोल है तो वह एंगल बना रहा होगा 90 डिग्रीज का। इसकी हाइट दे रखी है 19 मीटर, और जो ये शेडो बना रहा है वो है 57 मीटर्स, ठीक है। एट द सेम टाइम, उतने ही टाइम पे, उसी टाइम पे जिस टाइम पे ये शेडो वर्टिकल पोल 57 मीटर लॉन्ग शेडो बना रहा है, एट द सेम टाइम एक टावर है, मान लिया PQR, आई मीन PQ इज़ द हाइट ऑफ टावर जो हमें फाइंड आउट करनी है, वो भी एक शेडो कास्ट कर रहा है जो कि 51 मीटर लॉन्ग है, 51 मीटर लॉन्ग शेडो, ठीक है। अब आपको पता करना है कि ये जो पोल है, ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी होगी, मतलब आपको h फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पोल और टावर होंगे वो दोनों 90 डिग्रीज़ पे हम लोग एज्यूम करेंगे, क्योंकि 90 डिग्रीज़ पे ही ये स्ट्रेट वर्टिकली स्टैंड होंगे। तो दोनों जो एंगल होंगे, एंगल B और एंगल Q, ये दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे 90 डिग्रीज़, ठीक है। और एक ही टाइम पे ये शेडो कास्ट कर रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा सन का वो दोनों के लिए सेम होगा। या फिर हम लोग क्या कहें, एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होगा, या फिर हम लोग कहें कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो उस टाइम पे बन रहा होगा दोनों के लिए वो सेम होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, एंगल सेम होगा दोनों का। तो अगर एंगल सेम है तो ये दोनों ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, हम लोग इनको कह देंगे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि एक एंगल 90 इक्वल हो गया और एक एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल हो गया, है ना। तो ये दोनों हो जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ से बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स आ जाती हैं प्रोपोर्शन में। तो इसकी साइड कौन सी, AB अपॉन इसकी साइड कौन सी, PQ, मतलब AB अपॉन BC
ऐसे लिख लीजिए, इसकी साइड का रेशो और इस वाले ट्राइंगल की साइड का रेशो विच इज़ PQ अपॉन QR। इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। अच्छा, साइड्स का रेशो इक्वल हो गया, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। AB का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 19, BC का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 57, PQ का वैल्यू देखो, शैडो का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। सॉरी, शैडो का वैल्यू आपको 51 गिवन है और PQ आपको फाइंड आउट करना है, तो H अपॉन 51। ठीक है, H का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सिंपली बेसिक जो मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के वही लगाने हैं आपको। 19 का टेबल 19 3 57, ठीक है, 3 1 जा 3 3 7 जा, तो H का वैल्यू मेरा आ रहा है 17 मीटर्स। H कितना आ गया? 17 मीटर्स। इसका मतलब है कि ये जो टावर की हाइट थी वो कितनी थी? 17 मीटर्स थी। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है C, 17 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे ट्रिग्नो का क्वेश्चन है दोबारा से। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, अच्छा आपको दिया है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा है कि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो जिन लोगों को आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अगर आपने अच्छे से याद करी होंगी तो वहाँ पे आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर रहेगा अभी साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसकी आइडेंटिटी है? सेक स्क्वायर थीटा की। अब ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, आइडेंटिटीज तो याद करनी पड़ती है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया साइन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिख दिया आपने सेक स्क्वायर। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, सेक स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? साइन स्क्वायर इंटू 1 विल बी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है? अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा। और 10 स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है, जब रूट से बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? tan थीटा बन जाएगा। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है, आंसर इज ऑप्शन डी, tan थीटा। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो जो उसकी सिंपलेस्ट वैल्यू आई वो आई आपकी tan थीटा। ठीक है, नाउ ए सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। तो ए सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में ओके, एक ट्रायंगल आपको गिवन है, इस तरह का फिगर आपको गिवन है। इसका नाम दिया है ABC एज यूजुअल, और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AD 90 डिग्रीज। ठीक है, इसमें आपको ये वाला एंगल, अच्छा ठीक है, ये 90 दिया है बस। इसके अलावा सिर्फ ये बोला है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ओके, सिर्फ एक और चीज़ बोला है कि दिस एंगल ABC एंड ACB, दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है इसका और इसका सम कितना है आपका? 90 है। तो अगर इस एंगल को मैं इन केस x कह दूँ, x कहने के लिए x कह दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा। तो एक x है तो दूसरा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो
एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 2 ट्राइंगल्स हैं आपके पास, इन दोनों ट्राइंगल्स पे अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो तो ये 90 हो गया, ये 90 माइनस एक्स हो गया, तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका, अगर आप सम करोगे इसका 90 प्लस 90 माइनस एक्स प्लस ये वाला एंगल, कुछ भी कह देते हैं इसको, एंगल 1 कह देते हैं, इज इक्वल्स टू 180। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ना 90 प्लस 90 180 हो गया, तो यहाँ बचा एंगल 1 इज इक्वल्स टू, ये 180 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स उधर जाके प्लस का एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एक्स आ जाएगी। इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल में, इधर वाले ट्राइंगल में भी जब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये वाला एंगल जो आएगा वो आएगा आपका 90 माइनस एक्स। तो आपने देखा कि इन दोनों ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल में जो एंगल हैं वो सारे इक्वल हैं, ठीक है, ये सारे एंगल इक्वल हैं। आप चाहे अगर इसको नहीं भी निकालेंगे तो तभी भी ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और अगर आपने ये फाइंड आउट करा 90 माइनस एक्स आ गया, तो आप चेक करो कि दोनों ट्राइंगल में ये एक्स है, इधर ये एक्स है, इधर ये 90 माइनस एक्स है, इधर ये 90 माइनस एक्स है, और ये दोनों एंगल 90 90 है। तो दोनों ट्राइंगल के नाम क्या क्या लिखेंगे, ए बी डी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी, ए बी डी आपने लिखा है तो सी ए डी, ट्राइंगल सी ए डी, ये दोनों ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को एक साथ में सामने सामने लिखेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को, है ना। तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल का जो ए है वो इधर सी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर का ए है, और डी, ठीक है। तो ए बी डी और सी ए डी क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। तो ये सिमिलर हो गए कैसे, बाय ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी। अच्छा, जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ए डी अपॉन सी डी विल बी इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी, और जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी डॉट सी डी। तो ये इसका सी ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। मतलब आपको ए डी का स्क्वायर चाहिए था, तो इधर से और इधर से ये दोनों ट्राइंगल जब आपके सिमिलर हो गए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो इनकी साइड्स आ जाएंगी प्रोपोर्शन में, है ना। 2 साइड्स का रेशो और इसकी 2 साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई तो वहाँ से जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए डी का स्क्वायर विल बी बी डी डॉट सी डी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी गिवन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था इसका सेक्शन ए। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन बी।